फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है इससे पिछले वाले सेशन में। अगर बहुत बेसिक तौर पे रिवाइज करें तो वो जगह जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होती है इसमें मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है और मनी मार्केट से रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। कैपिटल मार्केट क्या होती है अगर बहुत बेसिक तौर पर डिफाइन करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट है। इसका क्या मतलब है? कैपिटल मार्केट वो जगह है जहां पे पैसे का लेन देन, जहां पे इन्वेस्टमेंट का टर्म होता है मोर देन 1 ईयर। बहुत सिंपल। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी मनी मार्केट के बारे में और हमने देखा था कि मनी मार्केट में जो पैसे का लेन देन किया जाता है उसका टर्म होता है लेस देन 1 ईयर और इसीलिए मनी मार्केट को बुलाया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में तो कैपिटल मार्केट इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो पैसे का लेन देन किया जाता है वो किया जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर। एक सवाल ये भी आता है कि कैपिटल मार्केट को स्टैब्लिश करने की जरूरत क्या पड़ी है? देखो, कैपिटल मार्केट का पर्पस बड़ा सिंपल है। पर्पस क्या है कि ऐसे लोग, ऐसी एंटिटीज जिनके पास में सरप्लस फंड्स हैं, जिनके पास में सेविंग्स के तौर पर थोड़ा बहुत पैसा है, उस पैसे को चैनलाइज करना, उस पैसे को सिस्टम में लेके आना और उस पैसे को डालना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को कोई फैक्ट्री लगानी है। अब इस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, आपको एक बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा और उस क्लियरेंस के लिए जो भी बेसिक फीस वगैरह है वो आपको देनी पड़ेगी। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। मान लेते हैं कि सब चीज़ में इनिशियल कॉस्ट आती है 30 करोड़ रुपए। अब हर इंसान के पास में 30 करोड़ रुपए तो होते नहीं है, तो ये इंसान इस फैक्ट्री को लगाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहां से रेज करेगा, पैसा कहां से उठाएगा? उस मार्केट को बुलाया जाता है कैपिटल मार्केट। जिन लोगों के पास में सरप्लस फंड्स हैं वो फंड प्रोवाइड करते हैं इस कैपिटल मार्केट में और जिनको जरूरत होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा उठाते हैं इस कैपिटल मार्केट से। और सिर्फ इंडिविजुअल्स या एंटिटीज ही नहीं, सरकार को भी अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है अपने डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल सरकार को मान लेते हैं कोई सुपर हाईवे बनवाना है और इस सुपर हाईवे को बनवाने के लिए 4000 करोड़ का खर्चा आएगा, तो सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से उठाएगी? सरकार पैसा उठाएगी इस कैपिटल मार्केट से। सरकार इश्यू करेगी बॉन्ड्स, सरकार इश्यू करेगी सिक्योरिटीज और इन बॉन्ड्स के थ्रू, इन सिक्योरिटीज के थ्रू सरकार पैसा रेज करेगी इस कैपिटल मार्केट से। और ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे बॉन्ड्स, जैसे डिवेंचर्स। एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसी कैपिटल मार्केट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे कंपनीज अपने शेयर्स को इश्यू करती हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इन दोनों के थ्रू ही कैपिटल मार्केट में पैसे को रेज किया जाता है। अच्छा, ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें भी दो तरीके की मार्केट्स फंक्शन करती हैं। एक होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। एक एक करके देख लेते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? देखो, बहुत सिंपल, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है। कोई कंपनी है वो पहली बार अपने लिए फंड को रेज कर रही है, कोई कंपनी है वो पहली बार अपने लिए फ्रेश कैपिटल को रेज कर रही है, तो ये पैसा कहां पे रेज किया जाएगा? उस मार्केट को बुलाया जाता है प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओज आते हैं कंपनीज के। पहली बार कंपनी जो है वो अपना आईपीओ इश्यू करती है और इस आईपीओ के थ्रू वो कंपनी अपने लिए पैसा रेज करती है। ये जो आईपीओज इश्यू किए जाते हैं उस मार्केट को क्या बुलाया जाता है? प्राइमरी मार्केट या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ। समझ में आना चाहिए प्राइमरी मार्केट क्या है? वो जगह, वो मार्केट जहां पे कंपनी अपने लिए पहली बार फ्रेश कैपिटल को रेज करती है, फ्रेश फंड्स को रेज करती है और इसीलिए इस प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है,
तो इस आईपीओ को कौन कौन खरीद सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जिनको बुलाया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे आपके जैसे लोग। किसी कंपनी का आईपीओ आया तो हम जाके खरीद सकते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ इश्यू करना है तो उसको पहले सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ दिस प्राइमरी मार्केट। बहुत सिंपल, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहां पे कोई कंपनी अपने लिए पहली बार फ्रेश कैपिटल, फ्रेश फंड्स को रेज करती है, उस मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। ऐसी कंपनीज जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, उन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब इन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी कंपनीज के जो सिक्योरिटीज हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, वो ट्रेड होते रहते हैं, उनको खरीदा बेचा जाता है, और इसी मार्केट को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली इस सेकेंडरी मार्केट में कंपनी अपने लिए एडिशनल फंड को रेज करने के लिए आती है। प्राइमरी मार्केट, कंपनी पहली बार अपने लिए फंड्स रेज कर रही है, अपने लिए कैपिटल रेज कर रही है, उस मार्केट को कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, वो जिस मार्केट में ट्रेड होती रहती हैं, खरीदी बेची जाती हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। और ये जो सेकेंडरी मार्केट है, इसको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो, ये जो प्राइमरी मार्केट है, इसमें नए सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। पहली बार कोई कंपनी आ रही है और अपने लिए कैपिटल रेज कर रही है, वो कंपनी अपना आईपीओ इश्यू कर रही है, अपनी नई सिक्योरिटीज को बेच रही है इस प्राइमरी मार्केट में। लेकिन ये जो सेकेंडरी मार्केट है, इसमें जो कंपनीज की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं, उनको ट्रेड किया जाता है। और देखो, प्राइमरी मार्केट में हम सिक्योरिटीज को सिर्फ खरीद सकते हैं। कोई कंपनी ने अपना आईपीओ इशू किया, उसको हम सिर्फ खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी मार्केट है, इसमें ट्रेड किया जाता है, इसमें सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी का शेयर है, उसे आप जाके खरीद सकते हो, चाहो तो बेच सकते हो, चाहो तो दोबारा से खरीद सकते हो उस कंपनी का शेयर। तो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जाके हम सिर्फ सिक्योरिटीज को, नए वाले सिक्योरिटीज को खरीद ही सकते हैं। अच्छा, ये जो प्राइमरी मार्केट है, इसमें सिक्योरिटीज की प्राइस कितनी होगी? क्योंकि पहली बार कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में लेके आ रही है कैपिटल को रेज करने के लिए, तो ये जो नई सिक्योरिटीज हैं, इनकी प्राइस कितनी होगी, वो डिसाइड करता है कंपनी का मैनेजमेंट। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को खुली छूट नहीं होती है। कंपनी का मैनेजमेंट भी डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस। सेबी के जो भी रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सिक्योरिटीज की प्राइसेस को डिसाइड करता है कंपनी का मैनेजमेंट। लेकिन ये जो सेकेंडरी मार्केट है, इसमें जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस हैं, वो डिटरमाइन होती हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है। आप देखते ही होंगे कि शेयर्स हैं, उनकी प्राइस कभी ऊपर चली जाती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं। वो किस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में उस कंपनी के जो शेयर्स हैं, उनकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। तो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज की जो प्राइसेस हैं, वो डिटरमाइन होती हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट से। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस हैं, उनको डिसाइड करता है कंपनी का मैनेजमेंट। प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें, तो इनकी एज सच कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है न्यू इश्यू चीज करने की। जो न्यू इश्यू किया जा रहा है, जो नई सिक्योरिटीज लाई जा रही हैं, उनके लिए कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। लेकिन ये जो सेकेंडरी मार्केट है, ये स्पेसिफिक प्लेस पे लोकेटेड है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। हालांकि अब तो ऑनलाइन दुनिया है, सारी चीज़ें फ़ोन पे अवेलेबल हैं, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला पॉइंट उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बेस लेवल पे जाके देखें तो प्राइमरी मार्केट के लिए कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के लिए स्पेसिफिक प्लेस है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? मुंबई में है।
प्राइमरी मार्केट में मेजर इंटरमीडियरीज कौन कौन है, बिचौलिए लोग कौन कौन है, मर्चेंट बैंक्स जो हैं वो इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। अंडरराइटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है, अगर आपको याद है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, डिवेंचर ट्रस्टीज होते हैं, डिवेंचर क्या होता है हम पढ़ेंगे, डिवेंचर के मार्केट में होता है डिवेंचर ट्रस्टीज। और अगर बात की जाए सेकेंडरी मार्केट की, तो सेकेंडरी मार्केट के जो मेजर इंटरमीडियरीज हैं वो कौन है, ब्रोकर्स हैं, वो कौन है, जॉबर्स वगैरह हैं। हालांकि अब तो ऑनलाइन है तो आप खुद भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और खुद भी डायरेक्टली चीज़ों को खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जनरल देखें तो ये डिफरेंसेस हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में जो पैसे का लेन देन किया जाता है वो किया जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर। ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें इंडिविजुअल्स, इसमें एंटिटीज, इसमें सरकार पार्टिसिपेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाने के लिए। कैपिटल मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। ये जो कैपिटल मार्केट है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है, या फिर ये कहें कि इसमें भी 2 तरीके से मार्केट फंक्शन करता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, पहली बार कोई कंपनी आई है और वो अपने लिए फंड्स को रेज कर रही है, कैपिटल को रेज कर रही है। जिस मार्केट में पहली बार कंपनी अपने लिए फंड्स को रेज करती है उस मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। कंपनीज की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जिस मार्केट में ट्रेड होती हैं, खरीदी बेची जाती हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों को ही कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कई सारे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने नाम सुने होंगे। जैसे एक होता है शेयर्स, दूसरा डिवेंचर्स, तीसरा बॉन्ड्स, चौथा म्यूचुअल फंड्स और पांचवा डेरिवेटिव्स। ये एक एक करके हम देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। देखो, कैपिटल मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होते हैं ये होपफुली आपको पता होगा ऑलरेडी। कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल होती है, कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को डिवाइड किया जाता है शेयर्स में, और हर एक शेयर जो है वो कंपनी की ओनरशिप को फॉर्म करता है, और इन शेयर्स को बेचा जाता है एक्स्ट्रा फंड्स को रेज करने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई कंपनी है ए, इस कंपनी ने अपना शेयर इश्यू किया और आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा। जब आप इस शेयर को खरीदते हो तो एक सर्टेन प्राइस पे खरीदते हो। ये जो पैसा है ये जाता है कंपनी के पास में, और फिर कंपनी इस पैसे से खुद को एक्सपेंड करती है, खुद का और डेवलपमेंट करती है। तो शेयर क्या होता है, कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को डिवाइड किया जाता है शेयर्स में, और हर एक शेयर जो है वो कंपनी की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनरशिप को फॉर्म करता है। इन शेयर्स को बेचा जाता है कंपनी के लिए कैपिटल को रेज करने के लिए, और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलता है कंपनी से डिविडेंड, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तो इन शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा, फायदा होगा। लेकिन अगर कंपनी डूबी, कंपनी को अगर लॉस हुआ, तो शेयर होल्डर्स को भी लॉस झेलना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको पता होगी। अच्छा, ये जो शेयर्स होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? देखो, इक्विटी शेयर्स वाले जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी में प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो इनको मुनाफा मिलता है। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो इनको लॉस भी झेलना पड़ता है।
और साथ ही साथ ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको मिलता है वोटिंग राइट। कंपनी के बोर्ड पे कौन मेंबर्स को चुना जाए उसमें वोटिंग राइट मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये बोर्ड की जब भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी तो क्या डिसीजंस लिए जाएं, उन डिसीजंस में भी वोटिंग राइट्स मिलेंगे इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये होते हैं कंपनी के रियल ओनर्स। और वहीं अगर बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको मिलता है एक फिक्स्ड डिविडेंड और इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, मान लेते हैं कि इन्होंने एक शेयर खरीदा और शेयर पे बोला गया कि आपको 10% का फिक्स्ड प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, समझो इसको। मान लेते हैं किसी कंपनी का शेयर था 100 रुपए का, 100 रुपए का था और इस कंपनी को मुनाफा हो गया मान लेते हैं 50% का। मतलब अब इसके शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपए हो गई। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। और वहीं अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को 50% का प्रॉफिट हुआ या 80% का प्रॉफिट हुआ, उसको रिटर्न मिलेगा सिर्फ 10% फिक्स्ड। मतलब उसको सिर्फ 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी शेयर होल्डर अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो इसको मुनाफा तगड़ा मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी घाटे में चली गई तो इक्विटी शेयर होल्डर को घाटा भी तगड़ा मिलेगा। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड कि प्रॉफिट अगर एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फिक्स्ड है, आपको इतना ही डिविडेंड मिलेगा। और अगर कंपनी डूब भी जाएगी, कंपनी को अपना सब कुछ बेचना भी पड़ गया, तो बेचने के बाद जो पैसा रिकवर होगा उस रिकवरी के पैसे में सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी कि जो भी कंपनी के ऊपर लोन है उस लोन को चुकाया जाए। लोन को चुकाने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो पहले इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाया जाएगा और फिर अगर कुछ बच गया, जो कि यूजुअली बचता नहीं है, तब कहीं जाके बारी आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो जब घाटा भी होगा तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको उतना घाटा नहीं होगा जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तौर पे याद रखो, शेयर क्या होता है, कंपनी की कैपिटल को डिवाइड करके बनाए जाते हैं शेयर्स। और ये जो शेयर्स होते हैं ये शेयर्स कंपनी में एक सर्टेन ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो शेयर्स होते हैं इनको बेचा जाता है कंपनी के लिए कैपिटल को रेज करने के लिए। शेयर होल्डर्स जो हैं उनको डिविडेंड मिलता है, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर कंपनी को मुनाफा तो शेयर होल्डर को भी मुनाफा, अगर कंपनी को घाटा तो शेयर होल्डर को भी घाटा। ये जो शेयर्स हैं इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको प्रॉफिट लॉस में तो भागीदार बनना ही है लेकिन साथ में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इक्विटी शेयर्स जिन लोगों के पास में होते हैं वो होते हैं कंपनी के रियल ओनर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और वोटिंग राइट नहीं मिलता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है डिवेंचर्स की। डिवेंचर्स क्या होते हैं, अगर किसी कंपनी को अपने लिए पैसा रेज करना है, फंड रेज करना है, तो डिवेंचर्स वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कंपनी इश्यू करती है और इन डिवेंचर्स के ऊपर खरीदने वाले को मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको समझो, देखो डिवेंचर बेसिकली एक कागज का पन्ना है और ये जो पन्ना है इसको कोई कंपनी इश्यू कर रही है जिसका हम नाम मान लेते हैं ए, और इस पन्ने पे ए कंपनी क्या लिख रही है कि भाई साहब ये पन्ना आप मेरे से 100 रुपए में खरीदो आज की डेट में, और मान लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल का। 2 साल बाद जब आप इस पन्ने को मुझे वापस करोगे तो मैं आपको 20% का इंटरेस्ट दूंगा, मतलब 2 साल बाद मैं आपको 120 रुपए दूंगा। ये जो पेज है, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसको बुलाया जाता है डिवेंचर। तो 2-3 चीजें, अगर किसी कंपनी को अपने लिए लॉन्ग टर्म फंड रेज करना है तो वो कंपनी जिस डेट इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करती है, जिस पे वो कंपनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है,
उस डेट इंस्ट्रूमेंट को बुलाया जाता है डिवेंचर। जब ये डिवेंचर का मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा होता है तो ये फुली रिपेबल होता है। बेसिकली जैसे अपने केस में 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, तो 2 साल के बाद ये कंपनी इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा है उस पैसे को पे करेगी, वापस देगी खरीदने वाले को। लेकिन ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड होते हैं इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने इस डिवेंचर के बदले में, डिवेंचर मतलब कागज का टुकड़ा, इस कागज के टुकड़े के बदले में आपसे पैसा तो लिया, लेकिन बदले में आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखी है, कोई कोलेक्ट्रल नहीं दिया आपको, तो ये अनसिक्योर्ड होता है। डिवेंचर्स जो है वो मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और कंपनी इन डिवेंचर्स के ऊपर यूजुअली हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं। अगर एफडीज के फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में देखोगे तो डिवेंचर्स पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। एफडी बैंक में होती है, बैंक में पैसे की कुछ सिक्योरिटी है, लेकिन ये जो डिवेंचर है इस पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज एक कंपनी इशू कर रही है। और क्योंकि कम सिक्योरिटी है, रिस्क ज्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा कंपनी को, तभी तो लोग इसको खरीदेंगे। हालांकि इंटरेस्ट रेट कितना होगा डिवेंचर पे, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो कंपनी उसको इश्यू कर रही है उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और वो देती हैं क्रेडिट रेटिंग। तो अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, लोगों का भरोसा बहुत अच्छा है, वो कंपनी अगर डिवेंचर इश्यू करेगी अपना, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट देगी या कम देगी? बट ऑब्वियस सी बात है कम इंटरेस्ट देगी, बिकॉज लोगों का इतना भरोसा है उस कंपनी में कि लोग उसके डिवेंचर को खरीदना चाहते हैं, उसके डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कम है, उसका जो डिवेंचर है वो लोअर रेटेड है, तो लोग इसको ज्यादा खरीदना चाहेंगे, कम खरीदना चाहेंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कम खरीदना चाहेंगे। अब लोग अगर कम खरीदना चाहेंगे तो कंपनी को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस डिवेंचर की तरफ देना पड़ता है हायर इंटरेस्ट रेट। तो जितने भी लोअर रेटेड डिवेंचर्स होते हैं उन पर मिलता है हायर इंटरेस्ट रेट, बट लोअर रेटेड है इसका मतलब क्या है कि रिस्क भी इन डिवेंचर्स के ऊपर हाई होता है। सिंपल तौर पे अगर बोलें तो डिवेंचर क्या होता है? एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जिसको कंपनी इशू करती है अपने लिए फंड रेज करने के लिए, और इस डेट इंस्ट्रूमेंट पे कंपनी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। डिवेंचर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये जो डिवेंचर्स हैं ये मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी को कितने लंबे टाइम के लिए पैसे की जरूरत है, कितने लंबे टाइम के लिए पैसा रेज कर रही है कंपनी। ये जो डिवेंचर्स होते हैं इन पे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट मिलता है। अपन ने बात की कि कंपनी जब डिवेंचर को इश्यू करती है तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंपनी से मैंने डिवेंचर खरीदा, अब मान लेते हैं ये जो डिवेंचर है ये 10 साल की मैच्योरिटी वाला है, लेकिन बीच में मेरे को जरूरत पड़ गई पैसे की, तो मैं आपके पास में गया और मैंने बोला कि यार ये डिवेंचर आप रख लो और बदले में मुझे पैसा दे दो। तो ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये जनरली ट्रांसफरेबल होते हैं। डिवेंचर है, ये कोई शेयर नहीं है, ये कोई इक्विटी नहीं है, तो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा कंपनी में आपको अगर आपने कोई डिवेंचर खरीदा है तो। और डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होता है कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। भाई मान लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, कितना हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी साल मैंने अपना डिवेंचर लौटा दिया जिस पे कंपनी को मुझे 20 रुपए एज प्रॉफिट लौटाने थे, इंटरेस्ट वाले लौटाने थे, देने थे, मतलब एक्स्ट्रा 20 और देने थे। तो अब कंपनी एक्स्ट्रा 20 कहां से देगी? इसी प्रॉफिट में से देगी। तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा। तो ये जो डिवेंचर्स हैं इन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो चार्ज किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और इसकी वजह से कंपनी का जो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कई टाइप के डिवेंचर्स होते हैं। कॉमन टाइप के डिवेंचर्स की अगर बात करें तो एक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस कंपनी का डिवेंचर है उस कंपनी के शेयर्स में अगर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है तो उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तीसरे होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स जिनको इश्यूअर मैच्योरिटी के बाद रिडीम कर सकता है, कि कंपनी ने एक बार डिवेंचर इश्यू किया, जब उसकी मैच्योरिटी हो गई तो वो जो इश्यूअर है, वो जो कंपनी है, वो उसको रिडीम कर सकता है। और एक होते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर्स जिनको रिडीम नहीं किया जा सकता है, कंपनी जब तक चलेगी तब तक
इश्यूअर उसको रिडीम नहीं कर सकता है। मेरे पास में अगर डिवेंचर है, मैं जाके उसको वापस दे दूं कंपनी को, अलग बात है, लेकिन कंपनी मुझे नहीं बोल सकती कि मुझे ये डिवेंचर वापस करो, बिकॉज उसमें एज सच कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं है। तो वो मेरे हाथ में कि मैं कब उसको रिडीम करवाऊंगा, उसमें एज सच कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। और ऐसे वाले डिवेंचर्स को बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर्स। हालांकि टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो डिवेंचर्स समझना है। शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद बॉन्ड्स की बातचीत की गई है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज अपने लिए फंड्स को रेज करती हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको भी सरकार डिफाइंड पीरियड के लिए ही इशू करती हैं, और इन पर सरकार फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी दे सकती है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी दे सकती है। मतलब एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कि भाई हम तो आपको 20% ही देंगे, या फिर ऐसा कि मार्केट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करे, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, वो भी आपको दे सकती है। देखो, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स एकदम सेम है। फर्क कितना है कि ये जो डिवेंचर्स होते हैं इनको कोई कंपनी इश्यू करती है अपने लिए फंड रेज करने के लिए, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको सरकार या सरकार की जो बॉडीज होती हैं जैसे म्युनिसिपैलिटीज वगैरह, वो इश्यू करती हैं अपने लिए फंड्स को रेज करने के लिए। बाकी दोनों सेम है। बॉन्ड्स के बारे में और भी डिटेल में बातचीत है जिसके बारे में अगले सेशन में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। आज की बातचीत हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आपको याद क्या रखना है? आपको एक तो याद रखना है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, होपफुली वो आपको समझ में आ गई होगी। शेयर्स, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। और डिवेंचर्स की अगर बात करें तो एक लाइन में याद रखो कि कंपनीज को जब अपने लिए पैसा रेज करना होता है तो कंपनी जिस डेट इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करती है उसको बुलाया जाता है डिवेंचर। और ये जो डिवेंचर्स होते हैं इन पे कंपनी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं और इन पे कंपनी हायर इंटरेस्ट रेट देती है। हायर इंटरेस्ट रेट देती है इसीलिए लोग इनको खरीदते हैं, वरना क्यों खरीदेंगे, क्यों रिस्क लेंगे। और एक चीज और याद रख लेना कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा डिवेंचर के ऊपर, वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो कंपनी उसको इश्यू कर रही है उसको क्रेडिट रेटिंग कैसी मिली हुई है। अगर कोई लोअर रेटेड डिवेंचर है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस पर कंपनी को हायर इंटरेस्ट रेट देना ही देना पड़ेगा। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।